सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने समझा था पीपीसी क्या होता है. It is a combination of production of two different commodities with given amount of resources in a limited time period or a particular time period, right? फिर उसके बाद हमने पीपीसी के 4-5 assumptions किया था, जिसमें था resources limited है, हमारे पास labor is the only resource available, right? Employment हमारा full चल रहा है, right? Technology constant है and और एक पॉइंट कौन सा किया था? देर आर ओनली टू कमोडिटीज विच कैन बी प्रोड्यूस्ड. एक है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मेंटेन हो रहा है. सो दीज ऑल आर द एजम्पशंस जो हम लोग पढ़े थे, करेक्ट. उसके बाद हम लोगों ने पीपीसी का एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल पकड़ा था, जिसमें मैंने 2 एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स लिए थे गन एंड बटर का. गन एंड बटर के केस में हम लोग देख रहे थे कि फुल एम्प्लॉयमेंट चल रहा है. अगर गन का प्रोडक्शन मैक्सिमम है तो बटर का प्रोडक्शन 0 है, और अगर बटर का प्रोडक्शन एकदम मैक्सिमम है उस समय गन का प्रोडक्शन 0 है. एंड वी कुड सी देयर वाज एन इनडायरेक्ट रिलेशन between the production of two different commodities. That means if production of one commodity increases, other commodity falls. Correct? और ये जो commodity का जो production में changes आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोले थे? Opportunity cost बोले थे. Correct? याद है? उसके बाद हम लोगों ने 2 different properties पढ़ा था about the indifference curve. एक था it is downward sloping because of the indirect relation, right? And second, concave shape है PPC. PPC is concave in nature. Why? Because of law of increasing opportunity cost. Opportunity cost क्या है? It is the cost sacrificed for the opportunity grabbed. Right? एक opportunity पाने के लिए जो दूसरा opportunity हम नहीं क्या बोलते हैं cover up कर सकते हैं, उस opportunity को, जो opportunity हमने छोड़ दिया, that becomes the opportunity cost for the opportunity grabbed. Right? This was the overall topic which we did in the last class. Now let's proceed with the next topic, which is the shift of PPC. ठीक है? PPC क्या हो सकता है? Shift हो सकता है. Now guys, there is a very basic difference between movement and shift. ठीक है? Economics में हम लोग को कुछ एक जगह मिलेगा movement of a curve and shift of a curve. So there is a very thin line of difference between movement and shift. Like fan move कर रहा है, मतलब उसका जो body है वो fix है, other parts क्या हो रहा है? Move कर रहा है, that is movement. And shift means to change the place itself. Movement में आपका place नहीं बदलता है, other part of the body move करता है. But on the other hand, जब हम लोग शिफ्ट का बात करते हैं, शिफ्ट के केस में क्या होता है? पूरा का पूरा बॉडी वन प्लेस टू अदर प्लेस शिफ्ट हो जाता है. समझ में आ गया? क्लियर है? सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द शिफ्ट ऑफ पीपीसी टुडे. ठीक है? शिफ्ट मतलब क्या हो गया? वन प्लेस टू अदर. नाउ अगर पीपीसी शिफ्ट हो रहा है, पक्का कोई रीजन होगा. कोई भी कॉज का पक्का कोई रीजन तो होता ही है, राइट? कुछ भी हो रहा है, देयर हैज टू बी अ रीजन फॉर दैट, राइट? तो शिफ्ट अगर होगा, से फॉर एग्जांपल 3 चेयर्स है, ठीक है? देयर आर 3 चेयर्स एंड यू आर सिटिंग इन द मिडिल चेयर. ठीक है? तो आप किधर किधर शिफ्ट कर सकते हो? लेफ्ट कर सकते हो, राइट कर सकते हो, या दोनों कर सकते हो? दोनों कर सकते हैं हम लोग शिफ्ट. इज इट क्लियर? वी कैन शिफ्ट इधर लेफ्ट और राइट. तो अगर आप लेफ्ट और राइट शिफ्ट कर सकते हो, इसका मतलब कोई भी कर्व जो हम लोग स्टडी करेंगे वो भी राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट कर सकता है. इज इट क्लियर? पक्का? मैं एक बार लास्ट डे के डायग्राम में आता हूं. हमारा लास्ट डे का डायग्राम जो है पीपीसी का, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि हमारा पीपीसी का नाम है एएफ. करेक्ट? कैन वी से ए से लेके एफ तक है, तो अपने एंड पॉइंट्स को खाली कंसिडर करें. तो व्हाट इज द नेम ऑफ द पीपीसी? दैट इज एएफ. करेक्ट? इस एएफ वाले पीपीसी पे, ऑन दिस पीपीसी, व्हाट वी कैन सी दैट द एम्प्लॉयमेंट लेवल इज, व्हाट इज द एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑन पीपीसी? फुल? नो, इट्स नॉट डिक्रीजिंग.
the employment level on PPC is full because if we are at point A पे 15 units of butter and 0 unit of guns, इसका मतलब assumption बोला है full employment prevails in the economy, correct? और अगर full employment हमारा economy में है, इसका मतलब 15 units जो butter बन रहा है और 0 unit gun, that means the entire employment people are producing butter. Is it clear? 100% employment है या नहीं है? 100% है, correct? Coming to point B, 14 units of butter and 1 unit of gun. 14 units of butter and 1 unit of gun. इसका मतलब क्या हो गया? प्रोडक्शन बटर का भी हो रहा है, गन का भी हो रहा है, किसी का ज्यादा हो रहा है, किसी का कम हो रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है? फुल है, ठीक है? जस्ट बिकॉज अजम्पशन क्या है कि एम्प्लॉयमेंट फुल है. अगेन पॉइंट सी पे आते हैं, बटर का प्रोडक्शन कम है, गन का प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट फुल है. सो रेस्पेक्टिवली इन ईच एंड एवरी पॉइंट ए बी सी डी ई एफ, या जितने भी पॉइंट्स इस पीपीसी पे बनते हैं, उन सारे पॉइंट्स में हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होगा? फुल होगा. समझ में आ गया? तो अगर एम्प्लॉयमेंट लेवल फुल है, मतलब जितने रिसोर्सेज हमारे पास है, क्या वो सारे रिसोर्सेज एम्प्लॉयड है? जितने रिसोर्सेज हमारे पास है, क्या वो सारे रिसोर्सेज एम्प्लॉयड है? यस और नो? यस. तो अगर सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, तो हम अपने पीपीसी को राइट शिफ्ट कैसे करेंगे? कोई भी कर्व अगर राइट शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब उसका वैल्यू बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए? इफ द कर्व इज शिफ्टिंग टू द राइट साइड. देखो ग्राफ्स में ना एकदम सिंपल फंडा रखो. अगर आप राइट जा रहे हो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, वैल्यूज इंक्रीज होता है. आप लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट आ रहे हो, वैल्यूज क्या होगा? क्योंकि बचपन में नंबर लाइन पढ़ा है, नंबर लाइन क्या हो गया? अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है 0 1 2 3 4 ऑन द राइट साइड, 0 -1 -2 -3 -4 ऑन द लेफ्ट साइड, करेक्ट? तो अगर आप ओरिजिन दैट इज 0 से अपार्ट जाते हो टुवर्ड्स राइट, वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है. एंड इफ यू आर कमिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट टिल द लेफ्ट टिल ओरिजिन, आपका वैल्यूज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. तो सिमिलरली अगर कर्व हमारा राइट शिफ्ट करता है, वैल्यू इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा. और अगर लेफ्ट करेगा तो डिक्रीज होगा. सिमिलरली ग्राफ का अगर हम वर्टिकल एक्सिस का बात करते हैं, वर्टिकल एक्सिस के केस में क्या होता है? व्हेन वी गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, वैल्यू increases, and when we come from top to bottom, that value decreases. ठीक है? बेसिक फंडा अबाउट दी ग्राफ्स. सो अगर हम बोल रहे हैं कि पीपीसी हमारा राइट शिफ्ट कर रहा है, इसका मतलब पीपीसी मतलब प्रोडक्शन दिखा रहा है क्या? पीपीसी मतलब हमको नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस दिखा रहा है क्या? यस. इफ पीपीसी इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट, पीपीसी का वैल्यू बढ़ना चाहिए, एक्सट्रीमली सॉरी, प्रोडक्शन का वैल्यू बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए? बढ़ना चाहिए. सब संभालिए यहाँ तक? क्लियर है? बट एम्प्लॉयमेंट क्या है? अगर यही मेरा पीपीसी है, अगर ये मेरा पीपीसी है, मतलब इस पीपीसी पे एएफ पे मेरा एम्प्लॉयमेंट क्या है? फुल है. फुल एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन राइट शिफ्ट ऑफ पीपीसी क्या पॉसिबल है? जब ऑलरेडी एम्प्लॉयड है लोग, जब ऑलरेडी 100% एम्प्लॉयमेंट चल रहा है, तो क्या हमारा पीपीसी राइट शिफ्ट कर सकता है? क्या हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं? येस और नो? नो, बट वी कैन. कैसे? सिंपल है. हम लोग को एक एजम्पशन को फेल करना पड़ता है. वी नीड नॉट कंसिडर एन एजम्पशन दैट द टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट. टेक्नोलॉजी कांस्टेंट बोला एजम्पशन में, अगर वो उसको हम इंटैक्ट रखते हैं ना, तो पीपीसी राइट शिफ्ट नहीं होगा. अगर हम टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रखते हैं तो पीपीसी हमारा राइट शिफ्ट नहीं हो सकता है. व्हाट वी नीड टू डू, टेक्नोलॉजी जो कांस्टेंट है, जो एजम्पशन है, उस एजम्पशन को आप फेल कर दो मतलब डिस्कार्ड कर दो, उसको मत मानो एजम्पशन. तो अगर आपका टेक्नोलॉजी बढ़ता है, टेक्नोलॉजी बढ़ाने में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का तो दरकार नहीं है. टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ेगा? मैंने एक मशीनरी खरीदा 5 लाख का, जो मान लो 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है इन अ ईयर, और एक मशीनरी आता है 7 lakhs का, जो मेरे को प्रोडक्शन देगा मान लो 10,000 यूनिट्स इन अ ईयर, क्योंकि वो एडवांस टेक्नोलॉजी वाला मशीन है. कौन सा मशीन परचेज करोगे? 5 लाख वाला या 7 लाख वाला? 7 lakhs, बिकॉज वी कैन सी इंक्रीज इन कॉस्ट सिर्फ 40% का हुआ है. 5 लाख टू 7 लाख, सिर्फ 40% इंक्रीज इन कॉस्ट है.
बट मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज कितना 100% है, फ्रॉम 5,000 टू 10,000. दिस इज द इम्प्रोवाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और द अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी वी कैन से, करेक्ट. तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है जब हमारे पास टेक्नोलॉजी क्या है, अपग्रेडेड है, तो सिंपल है ना, मेरा प्रोडक्शन बढ़ सकता है नहीं बढ़ सकता है, बढ़ सकता है. दैट मीन्स अगर पीपीसी राइट शिफ्ट कर रहा है तो जो एजम्पशन है कौन सा, कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, वो एजम्पशन को हम लोग डिस्कार्ड करेंगे, इग्नोर करेंगे. इज इट क्लियर? सो आई विल शो यू अकॉर्डिंग टू द ग्राफ कैसे इसको हम लोग शो कर सकते हैं. Let's consider the same example that we did in the last class. अपने बटर एंड गन को ही अगर कंसिडर करें, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल पीपीसी था, से फॉर एग्जांपल एएफ, ठीक है. नाउ राइट शिफ्ट मतलब किधर गया, आई ड्रॉ अ डॉटेड कर्व, क्योंकि जब भी हम शिफ्ट एंड ऑल दिखाते हैं तो हम लोग को एग्जैक्ट कर्व नहीं दिखा के एक डॉटेड कर्व दिखाना चाहिए, ठीक है. एरोज देना कभी नहीं भूलना है, अगर आप शिफ्ट दिखा रहे हो एरोज देना कंपलसरी होता है, ठीक है. तो हमने एरोज दिखा दिया. एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, GH कर्व, ठीक है. सो ये इजीली हमारा राइट शिफ्ट हो गया क्या, इजीली राइट शिफ्ट हो गया. क्या करना पड़ा हमको, टेक्नोलॉजी इज नो लॉन्गर कांस्टेंट, तभी पॉसिबल है ना, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट तो ऑलरेडी एएफ पे 100% है, एम्प्लॉयमेंट हम नहीं बढ़ा सकते. पॉइंट क्लियर है? वी कैनॉट इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, वी कैन ओनली इंक्रीज टेक्नोलॉजी. जो कांस्टेंट टेक्नोलॉजी एएफ में है उसको इम्प्रोवाइज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और पीपीसी विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट. क्लियर? एनीवन हैविंग एनी डाउट? Okay, so now we'll start with the left shift of PPC. इसके लिए हम लोग पहले डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद समझते हैं. कंसिडरिंग द सेम कमोडिटीज लाइक बटर एंड गन, ये हमारा ओरिजिनल पीपीसी है, नेमिंग AF, ठीक है. एंड अपने को कौन सा शिफ्ट करना है, लेफ्ट शिफ्ट. मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो डॉटेड लाइन ओरिजिनल पीपीसी के अंदर बनाया ये लेफ्ट शिफ्ट है, करेक्ट. इसका भी नाम अपने GH ही दे देते हैं, ठीक है. क्यों मैंने GH दिया, क्यों मैंने सेम नाम दिया, एक ही टाइम पे राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट नहीं हो सकता, एक ही टाइम पे राइट शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट नहीं होगा. या तो टेक्नोलॉजी अच्छा होगा तो बढ़ेगा, खराब होगा तो गिरेगा, करेक्ट. नाउ एरो देना नहीं भूलेंगे, दे दिया. नया पीपीसी क्या है, नया पीपीसी का नाम क्या है, G&H, करेक्ट. नाउ लेफ्ट शिफ्ट का रीजन क्या हो सकता है, राइट शिफ्ट का रीजन था इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, लेफ्ट शिफ्ट का रीजन क्या हो सकता है, डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट. वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एएफ पे तो फुल है, इंक्रीज तो नहीं कर सकते एम्प्लॉयमेंट, डिक्रीज तो जरूर कर सकते हैं. 100% एम्प्लॉयमेंट को हम 70% एम्प्लॉयमेंट में ला सकते हैं. इंडिया का एम्प्लॉयमेंट रेशियो थोड़ी ना 100% है, तभी तो हमारा प्रोडक्शन लेवल उतना अच्छा नहीं है. अगर 100% एम्प्लॉयमेंट हर कंट्री का हो जाएगा, प्रोडक्शन लेवल कहीं किसी और ही लेवल पे चला जाएगा. बट वो चीज़ देखो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है इतना बड़ा सारा कंट्री में भी, राइट. बट कंसिडरिंग इकोनॉमिक्स, पीपीसी, अगर हम एएफ पे है जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ से अगर हमारा एम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट,
या फिर उसको बेटर वर्ड हम लोग यूज करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल्स इन इकोनॉमी। ठीक है, थोड़ा इकोनॉमिक्स का वर्ड्स को यूज करना है। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण पीपीसी लेफ्ट शिफ्ट हो सकता है, यस और नो? यस। टेक्नोलॉजी डिप्रूव होने के कारण भी प्रोडक्शन गिर सकता है, यस। थर्डली जो मशीनरीज मेरे पास अवेलेबल है वो मशीनरीज ही ऑब्सोलीट हो गया। ऑब्सोलीट मतलब खराब हो गया। एक पॉइंट होता है ना, जब नया नया सेलफोन लेते हैं उसका स्पीड अलग लेवल पे होता है। एक साल 1.5 साल निकल जाता है, स्मार्टफोन्स का स्पीड हम लोग भी जानते हैं क्यों फॉल हो जाता है, बिकॉज मेमोरीज बहुत होते हैं, राइट। उसके साथ साथ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो ग्रेजुअली उसका एक पावर जो है वो कम होगा। स्टार्टिंग में बैटरी शायद 20 आवर्स दे दे, 24 आवर्स दे दे, लेकिन आज के डेट में अगर 1 साल बाद आप फ़ोन को चलाते हो तो आपको बैटरी बैकअप कितना देता है? अगर कंटिन्यू फ़ोन चलाते हो मेरे ख्याल से 4-5 घंटे। आईफोन का बात अलग होता है, आई एम नॉट कंसिडरिंग आईफोन, वो फिर भी थोड़ा कांस्टेंट लेवल लेके चलता है। बट अदर फोन्स में आई इवन थिंक कि जो बैटरी बैकअप होता है वो ग्रेजुअली फॉल होता है। समझ में आया? तो इसका मतलब कि जो मशीनरीज हमारे पास अवेलेबल है, दोज मशीनरीज गेट ऑब्सोलीट, खराब हो सकता है, या फिर उसका जो प्रोडक्शन पावर है वो प्रोडक्शन पावर क्या होगा, कम हो सकता है। इज इट क्लियर? सो उसके कारण हमारा पीपीसी लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। राइट शिफ्ट, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी द ओनली रीजन, और कोई रीजन नहीं हो सकता है। लेफ्ट शिफ्ट 3 रीजन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी का डिग्रेडेशन, या फिर ऑब्सोलीट, मतलब जो मशीनरीज है वो ऑब्सोलीट हो जा रहे हैं। इज इट क्लियर? ओके, सो आफ्टर कंप्लीटिंग द पीपीसी टॉपिक, नाउ लेट अस स्टार्ट विथ द डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि और एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है एग्जाम में। जनरली डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में से एक पोर्शन तुम्हारे पास आता है, ठीक है। एक पोर्शन क्यों बोला? बिकॉज डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इन 4 डिफरेंट पोर्शंस, ठीक है। देयर आर 4 डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। चलिए, इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन में सबसे पहला डेफिनेशन जो हमारे पास आता है वो आता है वेल्थ डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन जो आता है वो आता है वेलफेयर डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन जो है दैट इज द स्कैरसिटी डेफिनेशन। एंड द फोर्थ डेफिनेशन इज द ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। So, we have 4 different definitions of economics: wealth, welfare, scarcity and growth oriented, ठीक है। Wealth definition was given by Adam Smith, and Adam Smith is known as the father of economics. ये प्रोबेबली 11, 12 या फिर हायर लेवल्स में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? आंसर इज एडम स्मिथ। वेलफेयर डेफिनेशन गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। स्कैरसिटी डेफिनेशन is given by Robinson, and growth oriented definition is given by Paul A. Samuelson. ठीक है, ऑथर का नाम या these 4 people were the greatest, one of the greatest economists of the world. ठीक है, इंडिया के लिए वन ऑफ द फेमस इकोनॉमिस्ट का नाम जानते हो इंडिया में?
डॉक्टर मनमोहन सिंह, द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड में उनका नाम भी आता है। ये बात अलग है वो अपने रूल में बोल नहीं पाते थे बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल फैक्टर्स, बट ही इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। खैर, उनके बारे में हमारे बुक्स में नहीं है, सो विल नॉट फॉलो, विल फॉलो द 4 पीपल जो हमारे सामने स्क्रीन पे है। एडम स्मिथ, द फर्स्ट डेफिनेशन गिवन वाज वेल्थ। मतलब एडम स्मिथ के हिसाब से वेल्थ ही सब कुछ है, मतलब पैसा ही सब कुछ है। और ये आज के डेट में हम लोग भी मानते हैं, पैसा बिना कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। मैं पढ़ा रहा हूँ पैसे के लिए पढ़ा रहा हूँ, पैशन है वो इसलिए भी पढ़ा रहा हूँ, बट मनी इज ऑल्सो द क्राइटेरिया, करेक्ट। आप भी आगे जाके कहीं भी काम करोगे फोकट में तो नहीं करोगे, पैसा चाहिए, एकदम चाहिए। सो वेल्थ डेफिनेशन मीन्स ओवरऑल क्या चाहिए हमको? पैसा चाहिए। बात समझ में आ गया? सो इससे रिलेटेड कौन सा डेफिनेशन हो गया? वेल्थ डेफिनेशन, काम खत्म। एडम स्मिथ फोकस्ड दैट द इकोनॉमिक हैज the economy requires wealth at the priority basis। प्राइमरी चीज अगर कोई वर्ल्ड में है वो होता है वेल्थ, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के बाद अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से वेलफेयर डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स में जैसे एजम्पशंस है ना, वैसे इकोनॉमिक्स में क्रिटिसिज्म भी है। ऐसा हमारे साथ नॉर्मल लाइफ में होता है ना, अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो कोई दूसरा इंसान जलता है, और वो दूसरा इंसान क्या करता है? क्रिटिक्स निकालता है हमारा, मतलब क्रिटिसिज्म जिसको बोलते हैं हम लोग, राइट। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ। अल्फ्रेड मार्शल को लगा एडम स्मिथ ने कुछ गलत बोला है, तो उसने क्रिटिसाइज किया एडम स्मिथ के वेल्थ डेफिनेशन को, और उन्होंने अपना एक नया डेफिनेशन दिया जिसका नाम है वेलफेयर। उनके हिसाब से वेल्थ इज इंपॉर्टेंट, बट वेल्थ शुड बी सेकेंडरी, प्राइमरी शुड बी वेलफेयर। वेल्थ शुड बी सेकेंडरी, प्राइमरी शुड बी वेलफेयर। तो व्हाट डू यू मीन बाय वेलफेयर? सोसाइटी को हेल्प करो। अब सोसाइटी को हेल्प करने का ये मतलब नहीं होता कि तुम डोनेट करते चलो। सोसाइटी मतलब सबसे पहले फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स को पूरा सपोर्ट करो, जो वो चाह रहे हैं उनको करने का कोशिश करो या उनको हेल्प करो। उनके हिसाब से वेलफेयर ही सब कुछ। अगर आप वेलफेयर पे फोकस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपका इकोनॉमी सुधर सकता है। आप फोकस करो वेल्थ पे भी, बट उसको सेकेंडरी में रखो, मतलब प्यार पहले पैसा बाद में, और उनके हिसाब से पैसा पहले बात बाकी बाद में। क्लियर है? थर्ड डेफिनेशन हमारा आता है स्कैरसिटी डेफिनेशन। स्कैरसिटी मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, स्कैरसिटी मींस कमी। जिस चीज का भी कमी है उसको हम लोग इकोनॉमिक्स में स्कैरसिटी बोलते हैं। हमारे पास क्या चीज की कमी है? रिसोर्सेज। वी हैव स्कार्स रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज, तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज में हमको सारा काम करना है। तो रॉबिन्सन ने क्या बोला कि तुम दोनों झगड़ लो, एक पैसा के लिए रोलेगा, एक वेलफेयर के लिए रोलेगा, लेकिन एक चीज बता रहे, प्यार पैसा दोनों की कमी है। बात समझ में आया? प्यार और पैसा दोनों की कमी है। इसका मतलब क्या हो गया? देयर हैज ए स्कैरसिटी ऑफ ईच एंड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। अगर लोगों के पास स्कैरसिटी नहीं होता तो लोग शायद काम धंधा नहीं छोड़ दे। मेरे पास बहुत पैसा है, करोड़ों रुपए, अंबानी के ऊपर है, काम छोड़ देगा आदमी? कभी नहीं। अंबानी विल नेवर लीव हिज वर्क, अदानी विल नेवर लीव हिज वर्क, टाटा इतना बड़ा ग्रुप है, काम छोड़ देगा? कभी नहीं छोड़ेगा। बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन नोज उसके पास जो भी रिसोर्सेज है वो कभी भी अनलिमिटेड नहीं हो सकता। वी डोंट हैव कुबेर का खजाना, नॉट डू वी हैव, नॉट डू दी रिच पीपल हैव, करेक्ट? ठीक है। एंड लास्ट में पॉल ए सैमुअल्सन आते हैं मार्केट में, ठीक है। एंड इन्होंने देखा ये तीन झगड़ रहे हैं, ठीक है। टेक माई एक्सप्लेनेशन एज अ फन थिंग। ऐसा होता नहीं है कि वो लोग झगड़ रहे हैं या कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा, जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन। बाहर से आ रहा है। ओके, सो पॉल ए सैमुअल्सन ने क्या बोला? तीनों झगड़ रहे, झगड़ने दो, अपने क्या करेंगे? अपने स्मार्ट वर्क करेंगे। क्या करेंगे? थोड़ा सा लेंगे वेल्थ का, थोड़ा सा लेंगे वेलफेयर का, थोड़ा सा लेंगे स्कैरसिटी का, तीनों को मिला देंगे, इसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला का तड़का मार देंगे और हमको मिल जाएगा ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। सो ही डिड द स्मार्ट वर्क। तीन इकोनॉमिस्ट ने अपना अपना काम कर लिया। अब पॉल ए सैमुअल्सन क्या कर रहे हैं? उस तीनों काम को मिला के
अपना अपना थोड़ा सा अपना इनपुट दिया, बाकी मार्केट से पूरा सामान मिल गया और अपना एक नया डेफिनेशन तैयार कर दिया, विच बिकम्स द ग्रोथ ओरिएंटेड। ये बोला वेल्थ जरूरी है, बोला वेलफेयर एकदम जरूरी है, स्कैर्सिटी है, लेकिन हमको क्या चाहिए, ग्रोथ। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, ग्रोथ के लिए, ग्रोथ के लिए इन तीनों को मिला दो, ठीक है, वेल्थ मिला दिया, वेलफेयर मिला दिया। अब इन दोनों में मेरे पास क्या है, स्कार्स रिसोर्सेज है, इन दोनों में डिवाइड कर दो रिसोर्सेज को। अगर हम इज्जत से डिवाइड करते हैं, जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से डिवाइड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ग्रोथ हो जाएगा ना। इंसान क्या करता है, इंसान ग्रो कैसे कर रहा है, मेरे पास भी लिमिटेड रिसोर्स है, लेकिन लिमिटेड रिसोर्स में ही मेरे को अगर अपना काम करना है और मेरा काम उस लिमिटेड रिसोर्स में बहुत अच्छे तरह से होता है, सो ग्रेजुअली ग्रोथ मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा। दैट इज द ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। एनी डाउट, पूरा क्लियर है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। नाउ वी कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द क्लास टुडे, दैट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, व्हाट डज दिस मीन? देयर आर 3 प्रॉब्लम्स इन द इकोनॉमी। I think we have discussed what to produce, how to produce, and for whom to produce. अब इसमें एक नया क्वेश्चन अभी इकोनॉमी में आया है, these 3 are the central problems of the economy which is the fact, but एक फोर्थ प्रॉब्लम भी सामने आता है, what provisions are required to be made for production। ये अपना चौथा प्रॉब्लम है। सो व्हाट टू प्रोड्यूस क्या बनाए, क्लियर था। हाउ टू प्रोड्यूस कैसे बनाए, उसके बाद फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाए, मेरे कस्टमर्स कौन होंगे। अगर ये तीनों फेल हो गया, क्या मेरे पास कोई प्रोविजन बचेगा फ्यूचर में कुछ और प्रोडक्शन करने के लिए, ये भी एक प्रॉब्लम है। हम लोग क्या करते हैं, जितना रिसोर्सेज है लगा दो एक साथ, और अगर वो चल गया तब तो बढ़िया है, नहीं चला तो पूरा डूब के खत्म। सो इसीलिए ये और एक प्रॉब्लम अभी सामने में आया है कि व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन या फॉर द फ्यूचर यूज, जो भी बोल लो, ठीक है। दिस इज द अनदर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। अगर ये चारों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, इकोनॉमी में प्रोडक्शन अपने आप बढ़ने लग जाएगा, है ना। मेन ये प्रॉब्लम क्या है, प्रोडक्शन से रिलेटेड ही तो है। अगर ये प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो जाएगा तो प्रोडक्शन होने लग जाएगा, करेक्ट। प्रोडक्शन अगर होने लग जाएगा, इसका मतलब सप्लायर्स के पास सेल बढ़ रहा है, यस। सेल बढ़ेगा तो सप्लायर के पास इनकम बढ़ेगा, यस। इनकम बढ़ेगा, इसका मतलब कंट्री, ओवरऑल कंट्री का इनकम बढ़ रहा है क्या। कंट्री के इनकम को हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं, कंट्री के इनकम को हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। तो अगर कंट्री का इनकम बढ़ रहा है, दैट मीन्स द नेशनल इनकम इज इंक्रीजिंग, एंड जब भी नेशनल इनकम इंक्रीज होता है, कंट्री का कॉस्ट ऑफ लिविंग या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाता है, विच रिजल्ट्स टू अ बेटर इकोनॉमिक सिचुएशन। इज इट क्लियर? सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। थैंक यू।